दोस्तों, क्या 8वें वेतन आयोग का लाभ देश के पेंशनर्स को नहीं मिलेगा? इसको लेकर पेंशनर्स संगठनों ने इसी जून महीने में देश भर में उग्र आंदोलन का ऐलान कर दिया है। इसी बड़ी खबर के बारे में हम इस वीडियो के अंदर विस्तार पूर्वक समझने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और इस महत्वपूर्ण मुद्दे को बारीकी से समझने का प्रयास कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश साहू यूट्यूब चैनल। आप सभी दर्शकों का हमारे इस यूट्यूब परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दरअसल पूरा मामला यह है कि चूंकि केंद्र सरकार की तरफ से हर 10 साल में देश के केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए नए वेतन आयोग गठन किया जाता है और उसकी सिफारिशों को लागू किया जाता है, जिसे कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन और पेंशन में कुछ % की वृद्धि होती है, जिससे उनको बढ़ते महंगाई में कुछ हद तक राहत मिल जाती है। और उसी के आधार पर फिर बाद में राज्य सरकार अपने अपने राज्य के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए नए वेतन आयोग को लागू करती है। दोस्तों, अभी देश में 2016-17 से 7वां वेतन आयोग लागू है, जिसकी वैधता 2025-26 तक है। इसके बाद देश में नया वेतन आयोग यानी कि 8वें वेतन आयोग को लागू किया जाएगा। इसलिए इस मुद्दे को संज्ञान में लेकर केंद्र सरकार ने अपने बीते एक कैबिनेट बैठक में 8वें वेतन आयोग के गठन को अपनी मंजूरी दे दी है और कमेटी का गठन कर दिया है, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद संभवतः 1 जनवरी 2026 से देश भर में 8वें वेतन आयोग लागू हो सकती है, जिसका सबसे पहले लाभ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा। उसके बाद फिर राज्य के कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा। लेकिन दोस्तों, इसी कड़ी में केंद्र सरकार ने 25 मार्च 2025 को संसद में एक वित्त विधेयक पेश करके सीसीएस पेंशन नियमों में संशोधन किया है, जिसको लेकर पेंशनर संगठनों का कहना है कि इस संशोधन के तहत 31 दिसंबर 2025 तक पेंशन ले रहे पेंशनर्स को आगामी 1 जनवरी 2026 से लागू होने वाले 8वें वेतन आयोग के लाभ से बाहर कर दिया गया है और इसका लाभ सिर्फ उन्हीं सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मिलेगा जिसकी सेवानिवृत्ति 1 जनवरी 2026 से होगा। अगर ऐसा किया जाता है तो इससे देश के लाखों करोड़ों केंद्रीय पेंशनर्स और राज्य पेंशनर्स को भारी नुकसान होगा, जिसको लेकर देश भर के पेंशनर्स संगठन खुलकर इस नीति का विरोध कर रहे हैं और इसको सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचारियों के अधिकारियों का उल्लंघन माना जा रहा है। दोस्तों, इसी मुद्दे को संज्ञान में लेकर ऑल इंडिया स्टेट पेंशनर्स फेडरेशन, जो कि देश का सबसे बड़ा पेंशनर संगठन है, जिसमें अलग अलग राज्यों के पेंशनर संघ जुड़े हुए हैं, इसने इसी जून महीने के लास्ट में एक बड़े आंदोलन का ऐलान कर दिया है। दोस्तों, इस संबंध में ऑल इंडिया स्टेट पेंशनर्स फेडरेशन ने अपने संगठन से जुड़े राज्यों के सभी अध्यक्ष, महासचिव और सभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य लोगों को पत्र लिखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक मेगा ज्ञापन भेजने के लिए तैयार रहने के लिए आह्वान कर दिया है। दोस्तों, ऑल इंडिया स्टेट पेंशनर्स फेडरेशन ने अपने पत्र में कहा है कि प्रिय महोदय और महोदया, यह एक बहुत महत्वपूर्ण समाचार पत्र है और इसलिए आपसे अनुरोध है कि इसे आप ध्यान से पढ़ें। इस पत्र की सामग्री को पैम्पलेट छपवाकर और सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे फेडरेशन के सक्रिय कार्यकर्ताओं और हमारे प्राथमिक सदस्यों के बीच प्रसारित किया जाना है। आप जानते हैं कि 25 मार्च 2025 को लोकसभा में केंद्रीय सिविल सेवा यानी कि सीसीएस पेंशन नियमों के सत्यापन के संबंध में एक विधेयक पारित किया गया है, एक अधिनियम पारित किया गया है। उपरोक्त सत्यापन विधेयक के अनुसार पेंशन नियमों के प्रति पूर्वग्रह के बिना भारत सरकार को पेंशन भोगियों के बीच उनकी सेवानिवृत्ति के आधार पर कुछ भेद स्थापित करने का अधिकार है। यह नया कानून मौजूदा ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम पेंशन भोगियों के हितों के विरुद्ध है। पेंशन भोगियों को 8वें केंद्रीय वेतन आयोग 2026 की सिफारिशों का कोई लाभ नहीं मिल सकता है। यदि राज्य सरकारें भी इन विशेष शक्तियों को अपनाती हैं और संसद द्वारा कानून बनाए जाने के कारण उन्हें ये शक्तियां प्राप्त करने के लिए बाध्य किया जाता है, तो केंद्र और राज्य सरकार के दोनों पेंशन भोगियों की पेंशन खतरे में पड़ जाएगी। इसका मतलब है कि बढ़ती महंगाई के इन कठिन दिनों में उनकी पेंशन में कोई वृद्धि नहीं होगी। इससे स्पष्ट है कि सरकार के पास पेंशन भोगियों को विभिन्न समूहों में विभाजित करने और पुराने पेंशन भोगियों को पेंशन लाभ देने या न देने का एक तरफा निर्णय लेने की शक्ति है। इस पत्र में आगे कहा गया है कि यदि हम अभी प्रतिक्रिया नहीं करेंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। हमें भविष्य में कठिन समय का सामना करना पड़ेगा। हमें भविष्य में अपने वजूद के लिए विभिन्न रूपों में अपनी नाराजगी व्यक्त करनी होगी। इसलिए बीते 14 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली में हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक और बीते महीने 29 मई 2025 को बेंगलोर में हुई फेडरेशन की कोर कमेटी की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि
जब तक ये कठोर कानून वापस नहीं लिए जाते हैं तब तक विरोध कार्यक्रम की एक श्रृंखला शुरू की जानी चाहिए। इसके एक हिस्से के रूप में पहला विरोध कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री को नई अधिनियम को वापस लेने के लिए उचित कदम उठाने के लिए मेगा ज्ञापन प्रस्तुत करना होगा। यह कार्यक्रम पूरे देश भर में एक ही दिन में सभी जिला केंद्रों पर एक साथ किया जाएगा। इस कार्यक्रम को आयोजित करने की तिथि 23 जून 2025 होगी, यानी कि 23 जून को पूरे देश भर में सभी जिलों में ज्ञापन सौंपा जाएगा। इसको लेकर ऑल इंडिया स्टेट पेंशनर्स फेडरेशन से संबंधित राज्य के संगठनों के सभी जिला निकाय संबंधित जिला कलेक्टर और मजिस्ट्रेट से संपर्क करेंगे और उनसे अनुरोध करेंगे कि वे दिए गए मेगा ज्ञापन को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक पहुंचाएं या वहां तक भेजें। कई विशेष परिस्थिति में सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय तक भी ज्ञापन भेजा जा सकता है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए फेडरेशन की तरफ से सभी पदाधिकारियों के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, जिसको सभी को ईमानदारी पूर्वक पालन करना होगा। इसमें सबसे पहले मेगा ज्ञापन और इस विषय पर प्रासंगिक साहित्य को संबंधित क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवादित करके यानी कि उसको ट्रांसलेट किया जाना होगा और इसे पैम्पलेट के रूप में अखिल भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के लेटर हेड पर अपने लोगों के साथ मुद्रित किया जाना है और उन्हें व्यापक रूप से वितरित किया जाना है, ताकि स्थानीय स्तर के पेंशनर्स को पूरी तरह से समझ में आ जाए, ताकि उनको अच्छे से समझ में आ सके कि उनके साथ कितना बड़ा अन्याय होने जा रहा है। इसके बाद दूसरे बिंदु पर कहा गया है कि पेंशन भोगियों के हस्ताक्षर अलग अलग कागजों पर बड़ी संख्या में करवा कर एकत्र किए जाएंगे और प्रत्येक पेंशनर्स को 3 कागजों पर हस्ताक्षर करने होंगे, ताकि आयोजक पेंशन भोगियों के हस्ताक्षरों के साथ मेगा ज्ञापन वाली सर्पिल बाउंड पुस्तकों के 3 सेट बना सकें, जिसमें एक सर्पिल बाउंड पुस्तक को जिला कलेक्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भेजा जाएगा और एक सर्पिल बाउंड को मुख्य कार्यालय को भेजा जाएगा और शेष बची हुई तीसरी कॉपी को रिकॉर्ड के रूप में जिला निकाय अपने पास रखेगा। इसके बाद तीसरा नियम यह है कि हस्ताक्षर को एकत्र करने की प्रक्रिया जितनी जल्दी होगी उतना अच्छा है। इसको 23 जून से एक सप्ताह पहले एकत्र कर लेना होगा, ताकि फेडरेशन के राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारियों के पास पूरे देश भर से पेंशनर्स के हस्ताक्षर को कलेक्ट करने का पर्याप्त समय मिल जाए। इसके बाद चौथे बिंदु पर कहा गया है कि संघर्ष कार्यक्रम एक बहुत बड़ा प्रयास है। हम तब तक आराम नहीं करेंगे जब तक हम अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर लेते हैं। इसके लिए बहुत बड़ी राशि की आवश्यकता होगी, इसलिए ऑल इंडिया स्टेट पेंशनर्स फेडरेशन ने एक फंड बनाने का निर्णय लिया है, जो कि रीट और एक्शन फंड होगी। इसके बाद 5वें बिंदु पर कहा गया है कि 30 संगठनों ने इस संशोधन अधिनियम को रद्द करने की अपील करते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर किया है और NCCPA, जो कि पेंशन भोगी संघों की एक राष्ट्रीय समन्वय समिति है, इसमें सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने पर विचार कर रही है। हम स्वयं न्यायालय जा सकते हैं या NCCPA या फिर 30 याचिकाकर्ताओं में शामिल हो सकते हैं, इसलिए रिट एक्शन फंड बहुत जरूरी है। इसके बाद 6वें बिंदु पर कहा गया है कि इस फंड के लिए सभी पेंशन भोगियों को 200 रुपए की राशि एकत्र उनसे की जानी है और इन 200 रुपए में से 100 रुपए जिला स्तर में खर्चा होगा, उसको जिला स्तर के पदाधिकारी अपने पास रखेंगे, क्योंकि जिला स्तर में भी बहुत खर्चा होगा, और 50 रुपए राज्य को भेजे जाएंगे और शेष बचे हुए 50 रुपए केंद्रीय कार्यालय के लिए निर्धारित किए गए हैं। यानी कि सभी पेंशनर से 200 रुपए की आर्थिक सहायता लिया जा रहा है। इसको बैंक ऑफ बड़ौदा के इस खाता नंबर में सभी को जमा करना होगा। उस बैंक का पूरा डिटेल यहाँ पर 7वें नंबर के बिंदु पर दिया गया है। इसके बाद 8वें बिंदु पर कहा गया है कि राशि भेजने के बाद इसकी सूचना महासचिव को इस मोबाइल नंबर पर और वित्त सचिव को यानी कि फेडरेशन के वित्त सचिव को इस नंबर पर इसकी सूचना देनी होगी। इस उद्देश्य के लिए अलग खाता रखा जाएगा और जिलों के नाम और संबंधित जिले से प्राप्त राशि को महासंघ की आधिकारिक पत्रिका आगामी पेंशनर्स वॉयस में प्रकाशित किया जाएगा और राशि प्राप्त होने के बाद फेडरेशन के वित्त सचिव उस राशि की रसीद जो है वो जारी करेंगे। इसके बाद 9वें बिंदु पर पत्रिका पेंशनर्स वॉयस के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई है। इसके बाद अंत में इस पत्र में यहाँ पर कहा गया है कि उपरोक्त व्यापक दिशा निर्देश है और आप स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल कुछ अन्य मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार कर सकते हैं, लेकिन मूल लक्ष्य केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियमों के लिए कठोर कानून को वापस लिया जाना चाहिए। इस पत्र के साथ मेगा मेमोरेंडम के मसौदे को संलग्न कर दिया गया है और नीचे नोट में यह भी जानकारी दी गई है कि यदि किसी को कोई भी आशंका हो तो उसे स्पष्ट करने के लिए जल्द एक ऑनलाइन जूम मीटिंग होने वाली है, उसमें सभी आशंकाओं को क्लियर किया जाएगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि चूंकि मध्य प्रदेश के प्रमुख पेंशनर्स एसोसिएशन भी ऑल इंडिया स्टेट पेंशनर्स फेडरेशन से जुड़ा हुआ संगठन है, इसलिए ऑल इंडिया स्टेट पेंशनर्स फेडरेशन की तरफ से पत्र जारी होने के बाद प्रमुख पेंशनर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष श्याम जोशी जी ने
मध्य प्रदेश के अपने संगठन से जुड़े सभी पदाधिकारियों के साथ मध्य प्रदेश के सभी पेंशनर्स को सूचित किया है कि वो लोग 23 जून को सभी जिलों में जिला कलेक्टर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम से ज्ञापन सौंपकर केंद्रीय सिविल पेंशन संशोधन अधिनियम को वापस लेने की मांग करेंगे, ताकि केंद्रीय पेंशनर्स के साथ साथ सभी राज्यों के सभी पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग का लाभ जो है वो प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप इस वीडियो के माध्यम से पूरे मामले को बिल्कुल सरल शब्दों में आप अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों, इस पूरे मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है? क्या केंद्र सरकार को केंद्रीय सिविल पेंशन संशोधन अधिनियम को वापस लेना चाहिए अथवा नहीं? इस मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? नीचे आप कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर साझा कीजिएगा। और दोस्तों, आप आगे भी कर्मचारियों पेंशन बंधुओं से जुड़ी इस प्रकार का और भी अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर, महत्वपूर्ण टॉपिक पर आप आगे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो को नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।